हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 वॉल्यूम 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 3 वॉल्यूम है क्लास 12 में बच्चों। वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप अकाउंट आपका एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वॉल्यूम 2 है आपका कंपनी अकाउंट, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। और तीसरा वॉल्यूम है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तरीका तो बच्चों यही होता है कि हम सीक्वेंस में चलें, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और फिर हम वॉल्यूम 3। लेकिन बहुत सारे खासकर प्राइवेट स्कूलों में वॉल्यूम 3 से स्टार्ट किया जाता है। वॉल्यूम 3 जो हमारा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। इसका पहला चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कोर्स और सिलेबस आप सभी लोगों को पता होगा, या मेरी पहले की वीडियोस में जहां मैं सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं वहां पे आप लोगों को वो पता चल गया होगा। तो हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, वेट करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब भी बात आती है तो क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कस करा था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था वो किसका था? सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने डिस्कस करा था। उसमें हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था उसको हम शॉर्ट में इनकम स्टेटमेंट कहते थे, जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को शो करता था, कितना प्रॉफिट कितना लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। उसके बाद आपका एक था बैलेंस शीट। आपका बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करती थी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब पर्टिकुलर डेट पे, 31 मार्च या 31 दिसंबर। ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते थे। सेम ऐसे ही कंपनी के अंदर। अब डिफरेंस क्या होगा इसमें? अच्छा, कंपनी से पहले हमने 11th क्लास में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पढ़ लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप का। क्लास 12 में जब हम एंटर होते हैं तो हमारी पहली किताब, पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो जिन्होंने पढ़ा अच्छी बात है, जिनके थर्ड वॉल्यूम सीधा स्टार्ट होती है तो वो इसको देखेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैसे बनता है, वो पहला वॉल्यूम। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, वो पार्टनरशिप में। अब सीधा हम कंपनी पे आ गए। तो डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है। जब हम 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे वहां पे ऑर्डर होता था, मैं ये नहीं कह रहा ऑर्डर नहीं होता, वहां ऑर्डर होता था। जैसे फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट में सारे फिक्स्ड एसेट लिखेंगे हम। फिर करंट एसेट में सारे करंट एसेट। P&L अकाउंट में भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड, इस तरीके से हेड्स होते थे। लेकिन वहां पे ये हेड मेंटेन करना कंपलसरी नहीं होता था या मैंडेटरी नहीं होता था। अगर हमें प्लांट पहले दिखा, हमने प्लांट पहले बैलेंस शीट में लिख दिया। फिर हमें डेटर दिख गया तो हमने डेटर लिख दिया बैलेंस शीट में। फिर हमें मशीन दिखा, हमने मशीन लिख दिया। बिल्स पेबल, फिर हमने बिल्स पेबल, गुडविल गुडविल। कोई सीक्वेंस वहां फॉलो नहीं किया जाता था। लेकिन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रॉपर तरीके से और एक सीक्वेंस में बनेंगे एज पर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में बताया गया है और सेक्शन 129 में बताया गया है। जब आप 12th के बाद आ जाओगे आगे तो आपको एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा कंपनी लॉ। तो उस लॉ में वो सारा थ्योरी पोर्शन होगा। मैं फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा क्योंकि चैप्टर थ्योरी है, बट ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट तो वही आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका नाम यहाँ पे बदल जाता है, उसको यहाँ कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चीज वही है, नाम हो गया स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, और इसको हम क्या कहते हैं? इनकम स्टेट। अच्छा, इसके साथ एक और आ जाएगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है बैलेंस शीट और P&L अकाउंट के आइटम का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, तो सैलरी को हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक हेड बना देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है। मटेरियल है हमारे पास, मान लो मटेरियल का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, मटेरियल हमने परचेज कितना करा, और मटेरियल का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे P&L अकाउंट में। इसके लिए हम एक हेड बना लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट और P&L अकाउंट का बहुत छोटा फॉर्मेट होगा, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट में होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास 12th में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं है, बनाने के लिए नहीं आएगा। ना तो हमें कंपनी अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और ना ही हमें कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। हाँ, एनपीओ का बनाएंगे हम, पार्टनरशिप का भी बनाएंगे, लेकिन कंपनी का जो हमारा वॉल्यूम 2 होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री आती है एग्जाम। ठीक है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कंपनी के नहीं बनाने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हायर लेवल में, जो बीकॉम लेवल या बीबीए या सीए सीएमए सीएस वाले बच्चे होते हैं, उनको वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं।
तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स के साथ एक चीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है इसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा इसी बुक का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो और कितना कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये हो गया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेक्शन 129 के अंदर ये बात बताई गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमारे रेडी हो जाएंगे तो इसके साथ 2 रिपोर्ट हमें अटैच करनी पड़ती है। एक रिपोर्ट का नाम है आपका डायरेक्टर। डायरेक्टर रिपोर्ट का मतलब है हर एक कंपनी को ये मैंडेटरी होता है कि वो 1 साल में एक बार एक मीटिंग बिठाएगी, जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है वो कंपनी की, उसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स आएंगे और डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट वहां पर देते हैं। उसे डायरेक्टर रिपोर्ट कहा जाता है। और इसके साथ एक और रिपोर्ट जाती है, जो डायरेक्टर रिपोर्ट है वो सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग। और एक ऑडिट रिपोर्ट होती है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, अब गवर्नमेंट आती है, वो कहती है हमें भरोसा नहीं है आपके अकाउंटेंट, इन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बना, हमें क्या पता कैसे, हम कैसे भरोसा करें। आप एक काम करो, इसको ऑडिट करवाओ किसी चार्टेड अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट की टीम। और बहुत बड़े लेवल की कंपनियां हैं तो वो बिग फोर से कराती हैं, केपीएमजी हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, ई एंड वाई हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑडिट करती हैं। तो वो ये कहते हैं कि किसी चार्टेड अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट की टीम आएगी, आपके अकाउंट्स को चेक करेगी और चेक करने के बाद आपको एक ऑडिट रिपोर्ट देके जाएगी। वो ऑडिट रिपोर्ट भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी, और जो थ्योरी है वो हम नोट्स में से देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड, और फॉर्मेट भी देख लेते हैं इसका एक बार क्या है। ये चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ज्यादा जूम हो गया क्या? हाँ, ज्यादा। आपका ये तो मीनिंग लिखा हुआ है पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रहा आपका, आर समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा विच प्रोवाइड information about the profitability and financial position of a business। आपका जनरली कंसिस्ट, एक नाम यहाँ पे कम लिखा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होगा, आपका बैलेंस शीट होगा, ये मैंने बता दिया आपको, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट होगा और नोट्स टू अकाउंट होगा। इसके बाद ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। नेचर क्या होगा इसका, इसमें आपका देखो नेचर में एक एक करके समझा दो। दे प्रोवाइड रिकॉर्डेड फैक्ट एज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन एविडेंस। तो इसमें रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं जो बेस्ड ऑन एविडेंस होते हैं, जो वाउचर वगैरह हम बनाते हैं उसके बेस। सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशन आर फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करा जाता है। जैसे कि आपको याद होगा एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट था, प्रोवाइड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड प्रॉफिट। फ्यूचर में होने वाले सभी लॉसेस को हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं बट प्रॉफिट को नहीं। तो बहुत सारे कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। एंड प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग सर्टेन अकाउंटिंग एजम्पशंस। बहुत सारी एजम्पशंस यहाँ ली जाती हैं, वही आपकी बेसिक 3 एजम्पशंस जो होती थी उस तरीके की एजम्पशंस यहाँ ली जाएंगी। एंड पर्सनल जजमेंट प्ले अ डिसिसिव रोल इन अकाउंटिंग। इसमें पर्सनल जजमेंट बहुत ज्यादा होती है, पर्सनल जजमेंट सबकी अलग अलग हो सकती है, तो वो ये रोल प्ले करता है। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप रीड कर लेना एक बार, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं खुद पढ़ा दूंगा, इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, बुक से पढ़ोगे तो वहाँ एक्सप्लेन करके दिया होगा। जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इकोनॉमिक रिसोर्स के बारे में, उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है ये पता चल जाएगा। इन्फॉर्मेटिव अबाउट कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के कैश का इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव काम कर रहा है इसके बारे में पता चल जाएगा। एक्टिविटी ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, बिजनेस की एक्टिविटी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है इसके बारे में पता चल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारी कंपनियों को सीएसआर, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो करना होता है, वो मैंडेटरी होता है। तो कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का उन्हें समाज में, समाज सेवा में, सोशल वेलफेयर में लगाना पड़ता है। एंड टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज, और अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है कंपनी की वो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाती है। ठीक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ कई सारे शेयर होल्डरों का पैसा लगा होता है। अब मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ, मेरी अपनी दुकान है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पार्टनरशिप में 2-3 लोग हैं तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जहाँ पे हजारों लाखों लोगों का पैसा लगाया है जिस कंपनी में, तो वो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होते हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो इसलिए इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ाया जाता है। एसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके बाद यूज, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। ठीक है, ये आप एक बार रीड कर लेना। हम फॉर्मेट पे आ जाते हैं। एक पेज पे यहाँ पे आपका ये वाला बना हुआ है सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 है ये आपका। मैं भी एक एक आइटम समझाता हूँ इसका। फॉर्मेट देख लो पहले, पर्टिकुलर होगा, वर्टिकल फॉर्मेट बनेगा इसका, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा। पहली बात, जैसे पहले बनाते थे वैसा नहीं बनेगा। वर्टिकल फॉर्मेट होगा, एक नोट नंबर का कॉलम होगा, इसमें नोट सामने लिखा होगा, 1 नोट नंबर 2 नोट नंबर 3। एक करंट रिपोर्टिंग पीरियड होता है आपका, जिस साल की बैलेंस शीट बन रही है वो वाला ईयर। और एक प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड भी होता है आपका। प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब क्या है, आपका पिछला साल। तो
ये 2 ईयर क्यों? 2 ईयर इसलिए क्योंकि आगे के चैप्टर्स में हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, तो वहाँ 2 ईयर्स होंगे, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें भी 2 ईयर गिवन होंगे, तो इसलिए 2 ईयर्स के यहाँ पे कॉलम बनते हैं हमारे। अब इसके बैलेंस शीट के 2 बड़े-बड़े हेड्स होते हैं हमारे। 2 बड़े हेड्स कौन से होते हैं इसमें? एक तो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद एक नेक्स्ट पेज पे आपका होता है एसेट। ठीक है, ये 2 बड़े ब्लॉक हो गए। कैसे याद करना है हमें बैलेंस शीट? याद करने का वही तरीका है, बार-बार रिपीटेड फॉर्म में आप इसको लिखते रहो, याद हो जाएगा, या जब एग्जाम आए, बोर्ड एग्जाम के करीब आ जाओ तो एक बार इस चैप्टर को फिर से पढ़ लो दोबारा। तो ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया और एक आपका एसेट हो गया। तो पहले आवाज इक्विटी एंड कट लायबिलिटी। रही है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा होगा, एक सेकंड वेट। ठीक, तो इसमें हमारा एक लायबिलिटीज आपका मेन ब्लॉक है। इसके अंदर 4 ब्लॉक होते हैं बड़े-बड़े, हमें ऐसे याद रखना है। 4 ब्लॉक इसके अंदर हमारे होंगे। एक होगा आपका शेयर होल्डर फंड, फिर एक आपका होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एक होगा आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक आपका होगा इसमें करंट लायबिलिटी, एक आपका होगा इसमें करंट लायबिलिटी। तो ये 4 ब्लॉक हो गए। कौन कौन से हुए आपके? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, इस तरीके से। अब इन हेड्स के अंदर सब हेड, ये मेन हेड्स हो गए आपके। शेयर होल्डर फंड तो आपका मेन हेड हो गया। इनके अंदर आप देखो क्या क्या होगा। शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका क्या क्या चीज होगा? एक तो आपका ये हो गया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हो गया एक आपका। शेयर कैपिटल के बाद एक हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आपका एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये क्या चीज होती है? शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो कंपनी में पैसा लगाया हम लोगों ने, थोड़े थोड़े लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, वो सारा पैसा इकट्ठा हो गया एक जगह पर और उसे शेयर कैपिटल नाम दे दिया गया। ठीक है, तो उसे क्या नाम दे दिया गया? शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि यहाँ पे ना पॉसिबल नहीं है हर एक का नाम लिखना। जैसे हम प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे तो वहां हम कैपिटल वहां भी लिखते थे, बट हम वहां नाम लिख सकते हैं, जैसे राम का बिजनेस राम कैपिटल। पार्टनरशिप पढ़ेंगे, मान लो 3 पार्टनर है, ABC, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, तो ये पॉसिबल है। लेकिन जहां हजारों लाखों लोग हैं उनके नाम हम कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते उनके नाम, तो हम शेयर कैपिटल लिख देंगे, इससे सभी लोग शामिल हैं। फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमें पता है जो प्रॉफिट्स में से जो पार्ट हम रिटेन कर लेते हैं बिजनेस में, उसको रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। कई टाइप के रिजर्व हो सकते हैं इसमें, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और बहुत सारे रिजर्व होते हैं, अभी वो लिस्ट देखेंगे हम क्या क्या। इसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी शेयर वारंट दे देती है शेयर होल्डरों को, मतलब उनके पास राइट होता है इक्विटी शेयर्स को लेने का, उसे हम मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट कहते हैं। तो ये जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है, ये भी आपका इसी का पार्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड का। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके इसके अंदर। हाँ, तीसरा पार्ट चल रहा था हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके अंदर क्या होता है? आपको राइट मिल जाता है, शेयर होल्डर को राइट मिल जाता है कि वो शेयर एक्वायर कर सकता है। तो कंपनी क्या करती है? शेयर वारंट दे देती है शेयर होल्डर को। ठीक है, आपका ये शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये शेयर कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। फिर तीसरे जो इसके 3 ब्लॉक हो गए आपके शेयर कैपिटल। अच्छा, इसके सब हेड की अगर हम बात करें ना आइटम्स की, जैसे शेयर कैपिटल में 2 टाइप की कैपिटल होती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो वो लिस्ट अभी हम देखेंगे कौन कौन से। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपकी, जैसे कि आपका इसमें हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ऐसे करके मल्टीपल रिजर्व आपके जितने भी होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवेल्युएटेड। आप जब अपनी बुक देखोगे तो आप उसमें पढ़ना, एक बार रीड करना, बहुत सी जगहों पे लिखा होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवेल्युएटेड, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आएगा, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर आ सकता है। मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो डायरेक्ट आ जाएगा कि आप करंट लायबिलिटी में क्या क्या होता है वो बना के दिखा दो, या इक्विटी एंड लायबिलिटी का पूरा पोर्शन बना के दिखा दो, तो ये पूरा हमें बनाना पड़ेगा जितना भी बना होगा। या एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आइटम्स के नाम दिए होंगे और सब हेड और मेन हेड, तो उसमें नहीं आएगा ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। फिर आपका क्या है यहाँ पे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन अप्लाई करा शेयर्स के लिए, तो उससे हमने पैसा तो ले लिया, लेकिन अलॉटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद होगा। पैसा हमने पहले ले लिया, लेकिन अलॉटमेंट मान लो ऐसा सिचुएशन आ गया कि बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई और बैलेंस शीट के डेट के बाद अलॉटमेंट होगा शेयर,
तो उसे हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब पैसा आ गया बट अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो ये आपका होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आप इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवेल्युएटेड है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये बड़े नेगेटिव वे में इसको डिफाइन करा होगा बुक में। नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले करंट लायबिलिटी समझना पड़ेगा। हमने 11th क्लास में क्या डिस्कस करा था करंट लायबिलिटी में, याद दिलाओ मुझे। सर बीच का बिल्कुल नहीं सुनाई दिया मेरे को, अभी अभी एक ज्वाइन मिनट, किया फिर से मैंने। अच्छा अच्छा, एक मिनट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहाँ से नहीं समझ आया? ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया था, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट भी हो गया उसके बाद। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आपको ये बता रहा था कि कंपनी ने शेयर ऑफर करे, ठीक है, कंपनी ने शेयर ऑफर करे और शेयर ऑफर करने के बाद कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस रिसीव हुई, अब कंपनी के पास क्या होता है ना, पहले एप्लीकेशन पे पैसा पहले ही ले लिया जाता है। ये हम सारी बातें ना कंपनी अकाउंट वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे, वहां पे शेयर्स वगैरह सब इशू होंगे। मान लो हमने शेयर इशू करे, शेयर क्या होता है ये भी वहां का डिस्कशन है। कंपनी के पास पैसा आ गया, अब अलॉटमेंट जो होना है वो आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट होना है, ठीक। तो इस साल की तो बैलेंस शीट बन गई, अलॉटमेंट बाद में होगा। मान लो डेट जो पड़ रही है अलॉटमेंट की वो आपकी डेट ऑफ बैलेंस शीट के बाद की पड़ रही है, तो इसका मतलब हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से दिखाना पड़ेगा, ठीक। ठीक है। इसके बाद आपका इसमें भी ना फर्दर होते हैं केसेस, वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लो। इसमें भी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, किसी का पैसा वापस भी करना होगा हमें कभी कभी। मान लो 10,000 शेयर थे हमारे पास, 12,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, अब हम क्या करें, शेयर 10,000 हैं, अप्लाइड 12,000 के लिए हो गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 2,000 को रिफंड कर दें, या हम रेशियो बना दें 12:10, मतलब 6:5, इसका मतलब जिसने 6 शेयर मांगे उसको 5 शेयर दे दें, अच्छा। सभी कॉल आउट हो जाएगा, कम कर दें एक एक शेयर होल्डर का शेयर, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका नॉन करंट लायबिलिटी में आपको बता रहा था नेगेटिव वे में डिफाइन किया है। नेगेटिव वे में डिफाइन करने का क्या मतलब है इसका, नेगेटिव वे में डिफाइन करने का मतलब ये है, इन्होंने ये कहा है कि करंट लायबिलिटी नहीं है जो, वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी होगी। मतलब नॉन करंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी व्हिच इज नॉट क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ हमें करंट लायबिलिटी पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी, करंट लायबिलिटी क्या होती है, 11th क्लास में क्या पढ़ा था हमने। जो लेस देन 1 ईयर के लिए कोई लायबिलिटी होती है के तो अलावा वो। भी कुछ बताया होगा मैंने, थोड़ा सा अलग से मैंने कहा होगा, बुक में एक बॉक्स बना होगा। हाँ हाँ, कुछ ऑपरेटिंग साइकिल का था क्या? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, वही। 4-5 कंडीशन है। अब यहाँ पे 4-5 कंडीशन दे दी इन्होंने। इन्होंने कहा लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड करंट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन। पहला ऑपरेटिंग साइकिल का, अगर सेटलमेंट विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल हो जाता है तो करंट, एंड ऑपरेटिंग साइकिल के बाद में होता है तो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। ऑपरेटिंग साइकिल में हमने ये डिस्कस करा था कैश कन्वर्जन पीरियड, हमने रॉ मटेरियल एक्वायर करा, फिर हमने WIP वर्क इन प्रोग्रेस को लगाया, फिर फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स बनने के बाद हमने सोल्ड करा। अगर कैश में सोल्ड करा तो उसी टाइम कैश रियलाइज हो गया, और क्रेडिट पे सोल्ड करा तो कुछ पीरियड बाद कैश रियलाइज। तो इसमें 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, 14 मंथ कुछ भी हो सकता है। ये ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट था। तो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल अगर हो जाए, फिर ये कह रहे हैं ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस। बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ के अंदर अंदर सेटलमेंट हो जाए। तो ये 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो कंडीशन और हैं। एक है हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ट्रेड करने के लिए होगा ये, मतलब इसको बेचने के पर्पज से होगा ये करंट लायबिलिटी, आपका ट्रेड के पर्पज से होगा, ठीक है। और एक और है, कंपनी को कोई राइट नहीं है कि वो इसे डेफर कर सके, 12 महीने के बाद कर सके, कंपनी को ऐसा कोई राइट नहीं होता है। तो ये चार में से पहले वाली दो इंपॉर्टेंट होती है ज्यादातर। अब क्वेश्चन समझते हैं। मान लो ट्रेड पेबल्स हैं, ऑपरेटिंग साइकिल है 7 मंथ, और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, जो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है वो है 6 मंथ। तो ये करंट होगा या नॉन करंट होगा, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दें। ऑपरेटिंग साइकिल है आपका 7 मंथ, और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है 6, तो ये करंट होगा या नॉन करंट? क्या पेमेंट विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है? पेमेंट विद इन है। विद इन द विद ऑपरेटिंग इन साइकिल है तो ये कैसा होगा, करंट लायबिलिटी होगा। दूसरा कारण। केस, ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ, और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है 12, क्या ये करंट अच्छा, होगा? नॉन करंट होगा। नहीं। हमने पढ़ा ना एक और कंडीशन, विद इन द 12 मंथ हो जाना चाहिए, हो तो रहा है 12, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड।
अच्छा, बट ऑपरेटिंग साइकिल तो 10 मंथ्स बोल दिया कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, 4 में से कोई भी एक, उन्होंने पहले बोल दिया एनी वन, ठीक है, एनी वन ऑफ द कंडीशन, तो इसका मतलब 12 महीने के अंदर अंदर सेटलमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो करंट लायबिलिटी होगा। ठीक है, मैं पढ़ के बता दूं क्या ये लिखा है। मुझे समझ नहीं आया। सो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटलमेंट हो जाए, या विद इन द 12 मंथ। अच्छा, हाँ, विद इन द ठीक 12 ठीक है, मंथ, ठीक ठीक है। है। अच्छा, तीसरा वाला है आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 11 और एक्सपेक्टेड पीरियड है 16। तो ये तो कारण पहली नहीं बात है। तो दो तरीके से समझना है, क्या ये विद इन द 12 मंथ सेटलमेंट हो रहा है, दूसरी वाली कंडीशन नहीं हो रहा। नहीं। क्या ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो रहा है सेटलमेंट, वो भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। फिर अगला ठीक है है। आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 16 और एक्सपेक्टेड पीरियड जो है सेटलमेंट का वो है 14। ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग 16, 60। अच्छा। 16 महीने 16 मंथ, और एक्सपेक्टेड पीरियड जो है वो है आपका 14 मंथ। तो करंट होगा क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन विद हो इन द रहा ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, बस समझ है। आ गई, बहुत है कोशिश करने के लिए, आगे आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा करंट और नॉन करंट। बस अब इसके अंदर क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वही सारी चीजें जैसे कि बैंक से लोन लिया है हमने, ठीक है ना, डिबेंचर्स हैं, जितने भी जिनकी पेमेंट आफ्टर 12 मंथ होनी है, 12 महीने के बाद हो। फिर आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है, दो तरह की इनकम होती है, एक टैक्सेबल इनकम और एक होती है आपकी अकाउंटिंग इनकम। एक कौन सी होती है आपकी टैक्सेबल इनकम और एक होती है अकाउंटिंग इनकम। अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा आ जाए किसी सिचुएशन में, तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट होता है, और अकाउंटिंग इनकम हमारे हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं अकाउंट, तो इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। क्यों आ सकता है डिफरेंस, बहुत सारी रीजनों की वजह से डिफरेंस आ सकता है। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में कोई फिक्स रेट नहीं है कि कैसे चार्ज करना है, जैसे मर्जी हो जाता है। लेकिन इनकम टैक्स में पर्टिकुलर रेट्स दिए हुए हैं, कंप्यूटर है तो कितना लगेगा, मशीन है तो कितना लगेगा, फर्नीचर है तो कितना लगेगा। या अगर हम रेट भी ना देखें, अगर हम मेथड अलग अलग कर लें, मान लो अकाउंटिंग में हमने एसएलएम मेथड लगा दिया और इनकम टैक्स लॉ वालों ने डब्ल्यूडीवी मेथड लगा दिया, तो दोनों की इनकम में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो जाएगी टैक्सेबल इनकम से, तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। इसका उल्टा भी सेम होगा जो भी आगे आएगा एसेट में, डेफर्ड टैक्स एसेट, तो उसमें अकाउंटिंग इनकम कम और टैक्सेबल इनकम ज्यादा, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवेल्युएटेड, एग्जाम में नहीं आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर आपका करंट लायबिलिटी में चार ब्लॉक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये मेन हेड से एक बार आप याद कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं, फिर आइटम्स पे आते हैं जल्दी। नॉन करंट एसेट्स आपका, नॉन करंट एसेट्स में आपका फिर एक फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स में आपके दो हैं, एक तो टेंजिबल है। टेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको देख सकते हैं और छू सकते हैं, या आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, और एक होगा इंटेंजिबल एसेट। फिर आपका होगा एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखो जो पता है उनको तो आगे बढ़ता जा रहा हूँ जल्दी। कैपिटल डब्ल्यूआईपी क्या होता है, जैसे अगर कोई भी टैंजिबल एसेट अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे अगर बिल्डिंग है हाँ वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो वो कैपिटल वर्क इन ठीक है, प्रोग्रेस। कैपिटल डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई अगर पेटेंट या कॉपीराइट अभी डेवलप हो रहा है तो डेवलप हो फिर रहा है तो वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, कोई पेटेंट से मान लो गवर्नमेंट से हमने अप्रूव करवाना है और वो भी अंडर डेवलपमेंट है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें पता है ये दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है और एक अदर या नॉन ट्रेड कह लें। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है जो किसी कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर्स में हम करते हैं, नॉट सब्सिडरी कंपनी, ध्यान रखना है, किसी दूसरी कंपनी, अपनी सब्सिडरी कंपनी में नहीं। सब्सिडरी होती है जो किसी कंपनी के नीचे काम करती है, तो दूसरी कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर्स परचेज करेंगे। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स मैंने अभी बताया, अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगी टैक्सेबल इनकम से। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जो हमने लोन एंड एडवांस ऐसा दिया है किसी को जो 12 महीने के बाद वापस मिलेगा, तो वो हमारा एसेट्स होगा। फिर आपका अदर नॉन करंट एसेट्स में बाकी जो होंगे वो अदर में चले जाएंगे, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी वो तो करंट एसेट में जाएगा, तो अदर नॉन करंट एसेट्स में जो कहीं नहीं आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद इन्वेंट्री, ये स्टॉक होता है, इसी का नाम या इन्वेंट्री होता है कंपनी एक्ट में। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश भी आएगा, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब अगर आपका कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, या अगर आपका इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, तो कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिया हुआ है एएसपी के हिसाब से। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट,
तो ये तो एक परफॉर्मा है, उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, ये काम का नोट है। नोट में ये बताया गया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एज पर सीबीएसई सर्कुलर, ये आपका सीबीएसई सर्कुलर के हिसाब से यहाँ बता रखा है इन्होंने, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी एग्जामिन्ड इन बोर्ड एग्जाम, हाउएवर देयर प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट कैन बी आस्क्ड। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन आ सकता है लेकिन इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आएगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसमें भी नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ना आइटम्स नहीं पूछे जाएंगे हमसे एग्जाम, पहले पूछते थे अब नहीं पूछते। जैसे मैंने जो अभी आपको आइटम वाला क्वेश्चन बताया, सब हेड मेन हेड, वो P&L अकाउंट से नहीं आएगा। कहाँ से आएगा वो बैलेंस शीट से आएगा। तो P&L अकाउंट से क्यों जरूरी है हमें इसका फॉर्मेट जानना, क्योंकि थर्ड चैप्टर हमें समझ नहीं आएगा इसके फॉर्मेट के। तो ये नोट एज पर सीबीएसई सर्कुलर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करंट सिलेबस, हाउएवर its knowledge is very important to understand the different tools of analysis of financial statement such as comparative statement, common size statement, ratio analysis, etc. तो ये जो चैप्टर 3 और 4 है वो आपको इसके नाम पता होने जरूरी है। वैसे तो हमने फाइनल अकाउंट बनाए थे 11th क्लास में, बट वो वहाँ नाम कुछ और होते थे, यहाँ नाम कुछ और होंगे, बस नाम बदल जाएंगे। जैसे वहाँ सेल्स होता था, उस सेल्स को यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी इनकम होती थी वो क्रेडिट कर देते थे, वो इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये अदर इनकम हो गई। इनकम ऐड हो जाएगी तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड का टोटल। फिर उसके बाद आपका एक्सपेंस, एक्सपेंस हम जैसे मर्जी लिख देते थे, रेंट, सैलरी, ट्रेड एक्सपेंस, लीगल फीस या फिर ऑडिट फीस या जो भी मिलता जाता था लिखते जाते थे, डेप्रिसिएशन, ये वो, जहाँ एक पर्टिकुलर हेड होंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसकी इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी अभी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर कैलकुलेशन के लिए कहीं आएगा, तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मटेरियल वाला था वो, सिर्फ स्टॉक नहीं जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड अलग से लेना है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड, तो चेंज इन इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाती है अभी इकोनॉमिक्स आप स्टार्ट करोगे, उसमें एक जगह क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, अभी कंफ्यूजन इसलिए याद रखना, इसमें अकाउंट्स में क्या होता है, चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, जैसे कि आपका इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट में चली जाएगी। फिर आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, बिल्डिंग पे, प्लांट पे, मशीनरी पे जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो एक साथ ऐड करके सारा इस हेड के अंदर आ जाएगा, और जो किसी हेड के अंदर नहीं आएगा वो अदर एक्सपेंस आ जाएगा। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और, ये हमें नहीं आएगा बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस मैं जस्ट आपको फॉर्मेट रीड करा रहा था खाली, क्योंकि अभी मुझे ये चैप्टर 2 आ गया। हाँ, एक नोट और निकालना पड़ेगा, उसमें लिस्ट है, वो लिस्ट आप 2-4 दिन तक देखोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगी। थोड़ा सा क्लियर कम होगा, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा आप, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देखो यहाँ ये दिख रहा है आपको शेयर होल्डर, थोड़ा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आपका ये रहा मेन हेड, शेयर होल्डर फंड, दिखाई देगी ना, ठीक है। दिख मेन रहा है। हेड के बाद इसके सब हेड, सब हेड्स क्या थे इसमें, शेयर कैपिटल था, एक रिजर्व एंड सरप्लस था, और एक आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये 3 सब हेड थे। अब इनके आइटम्स हमें गिवन होंगे, ये मैक्सिमम है, ये मैं निकाल के लाया, टीएस अग्रवाल बुक में नहीं है, मैंने निकाला है कहीं से, ये मैक्सिमम आइटम है, इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, आपका जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, फिर आपका यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, फिर आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस होता है, शॉर्ट में प्रॉफिट लॉस कहते हैं इसको, ठीक है। सरप्लस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उसके बाद ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट यहाँ लिखा भी हुआ है आपका, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका भी नहीं आएगा अकाउंट, इसमें कुछ नहीं होता आपका। फिर हम नॉन करंट लायबिलिटी में अगर आ जाएं तो उसमें आपका सब हेड कितने थे, 4 ब्लॉक थे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। एक था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर एक था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी,
फिर एक था आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक था आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। फिर इसमें जैसे आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर हो गया, टर्म लोन एंड बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, टर्म लोन, उसके बाद अदर लोन एंड एडवांस। फिर आपका इसके अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपका प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये आपके आ गए इसके अंदर इस तरीके से। इसके अलावा आपका एसेट साइड में अगर हम देखें, ये शॉर्ट करंट लायबिलिटी में फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ये आइटम्स हो गए आपके। फिर ट्रेड पेबल ना दोनों जगह आ सकता है आपका, देखो नॉन करंट लायबिलिटी में भी लिखा था ट्रेड पेबल और करंट लायबिलिटी में, स्टार बना के यहाँ लिखा होगा जरूर, नहीं ना कुछ नहीं होना, ये रहा। अनलेस स्पेसिफाइड टू द कॉन्ट्ररी ट्रेड पेबल आर क्लासिफाइड अंडर द हेड करंट लायबिलिटी। जब तक कुछ मेंशन नहीं होगा हम इसे करंट लायबिलिटी मानेंगे, कभी कभी होगा 12 महीने के बाद सेटलमेंट होगी तो नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये करंट लायबिलिटीज में ये सारे आइटम, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेने हैं, वैसे जो क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं 90% बच्चे वो ऐसे कर लेते हैं अपने आप, ऐसे कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, और फिर आपकी ये लिस्ट। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ये क्लास बंद होने से पहले, फिर ज्वाइन करना आप दोबारा अगर बंद हो जाए, वैसे अभी होगी, टाइम है। ये तो सब ऐसे 1 मार्क्स का। अच्छा, इसमें ना बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है, ये बैलेंस शीट वाले, अगर ये टीचर्स पढ़ाएं तो मुझे बता देना, क्योंकि ये वॉल्यूम 2 का पार्ट है, शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो अभी मैं ये करा दे रहा हूँ, अगर पढ़ाएं टीचर तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। तो ये छोड़ दे रहे ठीक। हैं हम, नंबर 9 पे आ गए। ये लो मैंने आंसर हाइड कर दिया है, आप एक बार नोटबुक में इसको लिखो बस। इनका सब हेड और मेन हेड लिखो, आइटम्स मत लिखना, या आइटम्स लिखने हो तो एक कॉलम आइटम का बना लो, और सब हेड और मेन हेड बना लो, कौन सा किसका सब हेड है, कौन सा किसका मेन। अच्छा, पहला वाला बताओ, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसका सब हेड तो पता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा। मेन हेड शेयर होल्डर फंड, होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, टैक्स का जो प्रोविजन होता है ना, वो जनरली एवरी ईयर के लिए होता है, एक साल में तो टैक्स देना होता है ना, वैसा तो है नहीं कि 4 साल का टैक्स हम बाद में देंगे।
और जबकि आजकल तो एडवांस देना होता है टैक्स। तो आपका अगर 1 साल का है तो फिर ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है। तो इसका सब हेड हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन और मेन हेड हो गया करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जब तक आपको स्पेसिफाई ना हो तो आप इसे करंट लायबिलिटी में ले लोगे, करंट लेकिन इसका लायबिलिटी। सब हेड नहीं हो पाएगा। सब हेड या तो करंट लायबिलिटी ही लिख दो या कुछ मत लिखो, डैश कर दो और मेन हेड में लिख दो करंट लायबिलिटी। कोई सब हेड नहीं है इसका। अच्छा। फिर इसके बाद आपका नंबर 4 है कॉल इन एडवांस। तो ये आपका अदर करंट लायबिलिटी में जाता है। सब हेड अदर करंट लायबिलिटी और इसका मेन हेड करंट लायबिलिटी।